कक्षा में आप लोगों को विषय प्रवेश पढ़ाई। आज मैं आप लोगों को लेसन बोल रही हूँ, ठीक है? तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, एक ऐसा कस्बा था जो कि बहुत ही छोटा था और उसी कस्बे से हालदार साहब प्रतिदिन गुजरते थे अपने काम के सिलसिले में। ऐसे ही नहीं, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कहते हैं कि वहां पर कुछ ही पक्के मकान बने हुए थे और एक छोटा सा बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल था। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका भी थी। वहां पर एक लड़कों के लिए विद्यालय था और एक लड़कियों के लिए विद्यालय था। एक छोटा सा सीमेंट का कारखाना था, उसके बाद 2 ओपन एयर सिनेमा घर, एक नगर पालिका। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। अब नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ वो करती ही रहती थी। कभी कोई पक्की सड़क बनवा दी तो कभी कुछ पेशाव घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। कुछ ना कुछ नगर पालिका अपने द्वारा करवाती रहती थी। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। कोई प्रशासनिक अधिकारी था जो कि नेताजी का बीच चौराहे पर संगमरमर की मूर्ति बनवाकर वहां उनकी प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। कहते हैं यह कहानी उस प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। अब यहाँ पर आप लोग लिखिएगा उत्साही बोर्ड, उत्साही बोर्ड। उत्साही बोर्ड, ठीक है। फिर प्रशासनिक, ठीक है। उसके बाद कहा गया है यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। यह कहानी जो है उसी प्रतिमा के बारे में कही गई है, इसमें लिखी गई है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत और अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। कहते शासनावधि, कहा जाता है कि वे ऊहापोह में थे या फिर क्या कारण था जो नेताजी की मूर्ति बनाई तो गई लेकिन उसके ऊपर चश्मा नहीं लगाया गया था। कहते हैं कि वो शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। किसी को यह सही जानकारी नहीं है कि यह मूर्ति आखिर बनाया किसने। तो उन लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि हाई स्कूल, बॉयज हाई स्कूल या
बिना चश्मे की ही, जबकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस चश्मा पहनते थे। उनकी मूर्ति अगर आप कहीं भी देखिएगा तो बिना चश्मे के कहीं भी दिखाई नहीं देता है। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। मूर्ति किस चीज की थी? संगमरमर की थी। मूर्ति किस चीज की थी? संगमरमर की मूर्ति थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, कहते हैं टोपी की नोक यानी टोपी से लेकर के कोट के बटन यानी कि यहाँ तक दूसरा बटन आता, उस बटन तक, यहाँ तक दूसरा बटन आता तो उस बटन तक ही, यानी कि हाफ, आप लोग बोलते हो ना पासपोर्ट साइज फोटो खिंचाते, तो वही उनके हाफ मूर्ति ही प्रतिमा बनाई गई थी। मूर्ति यानी प्रतिमा, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे। नेताजी जो थे वे सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन। फौजी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। उस मूर्ति को देखते ही जो जानते थे, उन्हें उनकी कही गई बात, उनके द्वारा नारे जो लिखा गया था, दिल्ली चलो और एक था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, ये 2 नारे लोगों को अपने आप याद हो जाता था। जैसे उनकी मूर्ति दिखी नहीं कि लोगों को वो अपने आप उनके मुंह से निकलना शुरू हो जाता था, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। इसी दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। कहते इसी दृष्टि से, इसे देखने से ही कहते हैं कि यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक ही चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। कहते हैं केवल एक ही चीज की कसर थी, जैसे ही देखते थे कि खटकने लगता था। वो क्या था? नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। नेताजी की आंखों पर चश्मा जो था वो नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का चश्मा नहीं था। क्या था? तो उनको एक काला चौड़ा फ्रेम वाला चश्मा, केवल फ्रेम लगा दिया गया था उनकी आंखों पर। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजर रहे थे और वहां एक पान वाले की दुकान पर रुककर पान खाने लगे, तो अचानक उनकी नजर उस मूर्ति पर गई। जब वो उस मूर्ति को देखे तो उनकी नजर नेताजी के चश्मे पर गई, और जब उस पर गई तो इनके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, हंसी था। भाई वाह, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तभी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। वो कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? हालदार साहब, कि आजकल तो लोग देशभक्ति करता कहाँ, अपने देश से प्यार कर
अंतर क्यों लग रहा है? ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा। ध्यान से जब उन्होंने देखा तो क्या देखा कि उस मूर्ति के ऊपर जो चश्मा पहनाया गया था वो दूसरा था। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था और अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा था। पहले चौकोर था और अब गोल हो गया। पहले चौकोर आकार का था और अब गोल आकार का चश्मा हो गया था। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। हालदार साहब जो थे वो अब सोचने लगे आखिर क्या है। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। अब वो कह रहे हैं मूर्ति जो है वो कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा वो जरूर बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई। अब बेचारे हालदार साहब की आदत पड़ गई उसे देखने की डेली। हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? उनका कौतूहल जब बहुत एकदम उन्हें लगा कि नहीं, अब मुझे यह सवाल पूछ ही लेना चाहिए। दुर्दमनीय जब उन्हें लगा कि नहीं, अब यह सवाल पूछ ही लेना चाहिए तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। कौन? पान वाला। कैसा था? काला था, मोटा था और हमेशा हंसते रहने वाला इंसान था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। उसका पेट इतना बड़ा था, वो हंसा तो उसका पेट भी हिलने लगा। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। लाल काली बत्तीसी कहने का मतलब क्या हुआ? वो पूरा दांत निकाल के हंसने लगा और वही दांत निकाल के ही बोलता है जो यह काम चश्मे वाले का है। किस चश्मे वाले का? कैप्टन चश्मे वाले का है। वही नेताजी के आंखों पर से चश्मा उतारता है, दूसरा लगाता है, फिर उतारता है, फिर लगाता है। अब वो पूछते हैं क्या करता है? हालदार साहब को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बात क्या है। वो फिर पूछ बैठते हैं कि आखिर वो करता क्या है? चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया। अब ये कोई भी समझ सकता है। पान वाला कहता है कि चश्मा ही बदल देता है। ठीक है, चश्मा बदल देता है वो तो मैं भी जान रहा हूँ, इसीलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि आखिर वो चश्मा बदलता क्यों है? क्या मतलब, क्या चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाया। इतना बोलने के बाद भी हालदार साहब जो थे वे नहीं समझ पाए। तब वो समझाता है कि कोई ग्राहक अगर आ गया तो समझो उसको चौड़े चौखट चाहिए। अब कोई ग्राहक आया उसके पास चश्मे के लिए, तो अब उसको चौड़ा चश्मा चाहिए, चौखट, यानी कि इस आकार का उसे चश्मा चाहिए और वो चश्मा उसके पास नहीं है। संयोग से वही चश्मा कौन पहना हुआ है? नेताजी की आंखों पर है। तो वो देख करके लोग कहते हैं मुझे वैसा ही चाहिए। तो कैप्टन क्या करता है, वो चश्मा उतार के उसको दे देता और फिर नेताजी के ऊपर दूसरा चश्मा लगा देता है। तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया, यानी मूर्ति वाला उसे उतार करके दे देता है और उसको दूसरा लगा देता है। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई, क्योंकि उन्हें यह पता नहीं था कि कैप्टन चश्मे वाला जो है वो चश्मा बेचता है। एक चश्मे वाला है
पहुंचाना। आहत यानी चोट पहुंचाना। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। उन्हें ऐसा, कैप्टन को ऐसा लगता था कि अगर नेताजी को चश्मा नहीं पहनाया जाए तो उन्हें ठीक तरह से दिखाई नहीं देगा, उन्हें किसी तरह की दिक्कत होती है, इसलिए वो बार-बार चश्मा उतारता था और दूसरा पहना देता था। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, दरकार यानी मांग होती है, उसकी जरूरत होती है, जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। अब वो हालदार साहब जो हैं उस चश्मे वाली की तारीफ कर रहे हैं कि उस चश्मे वाले की देशभक्ति देखो कैसी है कि अगर किसी ग्राहक को नेताजी के ऊपर चश्मा लगा हुआ है, वो पसंद आ जाता है तो उतार कर उसे दे देता है, फिर दूसरा पहना देता है, ऐसे ही खाली नहीं छोड़ता। उसकी जगह अगर कोई दूसरा व्यक्ति रहता तो शायद उसे खाली छोड़ देता, अरे छोड़ो कौन अब उसको पहनाता है, फिर दूसरे दिन देखेंगे। लेकिन कैप्टन जो था वो ऐसा नहीं करता था, वो चश्मा उतारता था तो फिर पहना भी देता था। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आपका होमवर्क क्या रहा, ये कठिन शब्द आप लोग लिख लीजिएगा क्लासवर्क में। धन्यवाद बच्चों, अगली कक्षा में मिलते हैं।